cold, these brothers my guys. Know that we fly, know that they. Okay, I'm rolling. बांग्लादेश में जो हो रहा है आप अपने गोदी मीडिया के चैनल पर देखकर पक और थक चुके हैं। आज इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि बांग्लादेश की आड़ में हिंदू कट्टरपंथी भारत को भी जलाने में पीछे नहीं है। कोशिश यही है कि भारत में भी हिंदू मुस्लिम हो जाए। यह बात हकीकत है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, वहाँ जो अल्पसंख्यकों में वो आते हैं हिंदू, तो वहाँ हिंदुओं के धर्म स्थल, हिंदुओं के ऊपर, उनके घरों पर हमले हुए हैं। इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हिंदुओं का नाम लेकर, हिंदू अल्पसंख्यकों का नाम लेकर भारत में कट्टरपंथी, हिंदू कट्टरपंथी, आरएसएस और बीजेपी आईटी सेल फेक वीडियो शेयर करके भारत में माहौल बिगाड़ रही है। हत्ता कि कई सारे हिंदू संगठन और हिंदू नेता भारत में रहने वाले मुस्लिम लोगों का नरसंहार करने की बात कह चुके हैं बांग्लादेश की आड़ में। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो क्या सही था, क्या गलत था, आज उसकी शुरुआत मैं आपको शुरू से बता देता हूं। बहुत शॉर्ट में, आसान जबान में समझाऊंगा। कहानी लंबी है, आपके पास समय कम है और मेरे पास आपसे ज्यादा कम, तो काम ये करना है मुझे कि कम समय में आपको पूरी कहानी समझानी है। शेख हसीना वहां की एक सीधी सादी बता रहा हूं बात, डिक्टेटर है, वहां की तानाशाह, जिसके दिल और दिमाग में ख्वाब ये था कि मैं ही अब जब तक हूं प्रधानमंत्री रहूंगी, अब मेरे बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं। जितने भी चुनाव हो रहे थे सब में धांधली हो रही थी, और यहाँ भारत में आप रहते हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं कि धांधली किसे कहते हैं और चुनाव में किस तरह से धांधली होती है। लेकिन मुद्दा 15 साल की गद्दी अचानक से शेख हसीना के हाथ से कैसे निकली, उसके पीछे 3 शेख हसीना की गलती थी। पहली गलती, जो कि खुद दैनिक भास्कर लिख रहा है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं ताकि यहां जो कट्टरवादी हिंदू हैं उनके मुंह पर तमाचा लगे, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा कि 3 वजह से शेख हसीना की 15 साल की सत्ता चली गई। सबसे पहला जो मिस्टेक है उनका, वो है आरक्षण पर फैसला, रिजर्वेशन पर फैसला। आप जानते हैं भारत में भी रिजर्वेशन के खिलाफ है कोई इंसान। इसी तरह से शेख हसीना की दूसरी गलती थी कि प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहा। ठीक वैसे ही जैसे किसान जब आंदोलन कर रहे थे भारत में, तो किसी इंसान ने किसानों को गद्दार कहा। तवज्जो चाहूंगा, मजा आ जाएगा रिपोर्ट देख के, और अल्लाह करे हमारे वाले की भी आंखें खुल जाएं। अगली तीसरी गलती ये करी कि जो शेख हसीना के विरोधी थे उन नेताओं और छात्रों की तुलना कसाई से कर दी कि कसाई हो। ये 3 गलती करी। और इसके अलावा जो टीम रजा गराफी ने रिसर्च करी और कुछ बांग्लादेशियों से कांटेक्ट करके चीजें समझने की कोशिश करी, तो बांग्लादेश की आवाम कंट्रोल से बाहर तब हो गई जब शेख हसीना ने अपने एक इंटरव्यू में, जो कि बांग्लादेश के नेशनल टीवी पर इंटरव्यू दिया, उस टीवी चैनल पर जो प्रदर्शनकारी छात्र थे और विरोधी थे उनको रजाकार कह दिया। रजाकार का वहां मतलब होता है बांग्लादेशी में गद्दार, और उनको पाकिस्तान का समर्थक कह दिया। भारत में भी एक कौम, एक टीम, एक ग्रुप, एक संगठन है जो बात बात में विपक्ष को पाकिस्तानी करार दे देता है। सबक सीखिए, सबक सीखिए। शेख हसीना को भरम था कि 15 साल की जो गद्दी है किसी का बाप नहीं छीन सकता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब पलट गया। ताजा अपडेट यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश से फरार होकर भारत आ गई है। लेकिन सवाल अभी भी आपके दिमाग में ही है कि आखिर हुआ क्यों। मेरे दोस्तों, आरक्षण ही बवाल है।
शॉर्ट में बता रहा हूं, कहानी लंबी है। बांग्लादेश जब से आजाद हुआ, आरक्षण का कोटा वहां चलता है, जिसमें जनरल बच्चों को, जनरल को कम, और शेख हसीना का झुकाव, जो क्रांतिकारी लोग हैं, आरक्षण का कोटा वहां चलता है, जिसमें जनरल बच्चों को, जनरल को कम, और शेख हसीना का झुकाव, जो क्रांतिकारी लोग हैं और जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, उनके बच्चे और उन लोगों को आरक्षण देने में उनका झुकाव था। शेख हसीना चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण सिर्फ और सिर्फ हमारे जो देश के शहीद हैं उनके घर वालों को, और जो कार्यकर्ता हैं देश के लिए, जो देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं, उनके खानदान वालों को ही आरक्षण मिले। बीच में तो ऐसा हुआ जब छात्रों ने, जनरल वालों ने विरोध किया, दूसरे कोर्टों ने, अल्पसंख्यकों ने, सबने मिलकर विरोध किया, तो शेख हसीना ने आरक्षण सिस्टम ही हटा दिया था। अब आपकी स्क्रीन पर यह ग्राफ देखिए, यह सन 2012 का कोटा सिस्टम है। जनरल छात्रों के लिए 44%, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए भी 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और विकलांग छात्रों के लिए 1%। अब दोस्तों मामला ये हुआ कि शेख हसीना इस कोटा सिस्टम को खत्म करके कह रही थी कि ज्यादातर, क्योंकि जनरल वाले बच्चे कह रहे थे कि नहीं, और दूसरे कोटा वाले कि नहीं, ज्यादा आप आरक्षण उनको, बच्चों को मत दीजिए, हम भी हैं देश के लिए, हम भी हैं देश के नागरिक, हम भी गरीब हैं, उनको तो दे रहे हो आरक्षण और सब कुछ, सारी फैसिलिटी दे रहे हो, हमें क्या दे रहे हो। तो ये तनाव बढ़ता गया। शेख हसीना डिक्टेटरशिप कर रही थी, एक तरह से बातचीत करने के बजाय उनके अंदर अकड़, बात न करना, उल्टे सीधे बयान देना। याद है ना, भारत में जब चुनाव हो रहा था तो एक चचा थे, वो बहुत उल्टा सीधा बयान दे रहे थे। बहरहाल, अब बांग्लादेश की शेख हसीना के ये 3-4 गलतियां और छात्रों से उलझना उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। छात्रों को जैसे ही उन्होंने गद्दार और पाकिस्तानी समर्थक कहा, तो छात्रों ने ये रजाकार जुमला पकड़ लिया और रजाकार जुमले से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। अब उस आंदोलन को शुरू करने वाले बांग्लादेश के छात्र थे, वो भी 3 छात्र। ध्यान से देखिए, ये वो 3 छात्र हैं। ये खुद दैनिक भास्कर लिख रहा है, तस्वीर देखिए, जिसके अंदर आसिफ महमूद, नाहिद इस्लाम और अबू बकर नाम के ये तीनों छात्र हैं। अब इनके बारे में मैं एक एक बात बताता हूँ। नाहिद इस्लाम बेहोशी की हालत में पुल के नीचे ये मिले। नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने रविवार को बता दिया था कि आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार भी उठाएंगे। पीएम हसीना ने देश को गृह युद्ध में, छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने रविवार को बता दिया था कि आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार भी उठाएंगे। पीएम हसीना ने देश को गृह युद्ध में धकेलने की कोशिश की है। अब शेख हसीना को तय करना है कि वो पद से हटेंगी या पद पर बनी रहेंगी। दोस्तों, अब जो दूसरा व्यक्ति है आसिफ महमूद, इनको पुलिस ने टॉर्चर किया, जेल में डाला और बंद कमरे में इन पर प्रेशर बनाया कि तुम आंदोलन वापस ले लो, जो शेख हसीना के खिलाफ तुमने जो आंदोलन चलाया है उसको वापस ले लो। लेकिन इन्होंने, आसिफ महमूद ने हार नहीं मानी। फिर जो तीसरा शख्स है अबू बकर, ये शेख हसीना को, सत्ता को बेदखल करने में ये अबू बकर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। वह ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। द फ्रंट लाइन डिफेंडर के मुताबिक वह सिविल राइट और ह्यूमन राइट को भी लेकर काम करते हैं। 5 जून को हाई कोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का जोरदार इन्होंने विरोध किया। अबू बकर को 19 जुलाई की शाम धान मंडी इलाके से कुछ लोग साथ ले गए, जिनके बाद कई दिनों तक उनका कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद उसे सड़क के किनारे से जहां से उठाया गया था वहीं फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। बाद में अबू बकर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उसे एक बंद कमरे में आंदोलन वापस लेने के लिए मारा पीटा और तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। ये 3 छात्रों की हाल फिलहाल की आप बीती ने बांग्लादेश के लोगों के अंदर गुस्सा जो भरा हुआ था वो फोड़ दिया।
15 साल से कोई नेता प्रधानमंत्री जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनकर रहा हो और जो मन में आ रहा हो कर रहा हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब यहां पर खेल बुरा होता है। खेल बुरा ये होता है जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उन लोगों ने दंगे की आड़ में, इस प्रदर्शन की आड़ में पुलिस पर हमला किया, सेना पर हमला किया और साथ ही लगभग देश को जलाना शुरू कर दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मौका पाते ही, जैसे उनको मौका मिला, उन्होंने हिंदू जो धर्म स्थल है वहां पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जो सच है उससे मुंह मोड़ना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही मंदिर के ऊपर के मामले आते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि जो मंदिर के ऊपर और मंदिर में आग लगाने वाली तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर भारत में शेयर हो रहे हैं, वो भारत के राइट विंग वाले हिंदू संगठन बीजेपी आईटी सेल ये शेयर कर रही है फेक वीडियोस, इधर उधर के वीडियो उठा के। आप समझ रहे हैं? हाँ, हिंदुओं पर, वह जो हिंदू लोग हैं उनके इलाकों में हमले जरूर हुए हैं। अब एक हिंदू महिला है जिसके घर के बाहर आग लगाई जा रही है और तो और उनके घर पर हमला करने की चीख पुकार हो रही है, और परिवार जो हिंदू परिवार है वो घर के अंदर बहुत डरा हुआ है। अब ऐसी तस्वीरों से भारत के हिंदुओं को तकलीफ होगी, डर होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो, ऐसा नहीं है। हकीकत दूसरी ये है कि अगर वहां के मुस्लिम कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों पर हमला कर भी रहे हैं तो वहां सेना और पुलिस अल्पसंख्यकों को नहीं बचा रही है। अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए खुद मुसलमान समाज सामने आया है। एग्जाम्पल ये देखिए, ये वहां का बहुत चर्चित मंदिर है, राम मंदिर है। वहां के जो बहुत बड़े मंदिर हैं, ढाकेश्वरी जो मंदिर है, उसके बाहर आप छात्रों को देखिए। इन्हीं छात्रों के संगठन ने बांग्लादेश को दूसरी आजादी तानाशाह से दिलवाई है। और आज आप ध्यान से देखिए, प्रोपेगेंडा जो मोदी के चाहने वाले, योगी जी के चाहने वाले हिंदू संगठन जो भारत में फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसकी हकीकत दरअसल ये है कि वही छात्र मंदिरों को बचा रहे हैं। हमारा रात रात भर लाठी लेके बैठे हुए हैं कि अगर कोई आया, कोई मुसलमान कट्टरपंथी आ गया मंदिर की तरफ आंख उठाने, तो पीट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब ये पहली तस्वीर देखिए, परिसर के अंदर की है, जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर वहां के नारंगी संतरों से मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। वहां के मंदिरों की हिंदू मुसलमान मिलकर हिफाजत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, मंदिर परिसर के बाहर की है। दूसरी तस्वीर जहां मदरसे के बच्चे खुद मंदिर के बाहर बैठकर मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि भारत के नारंगी संतरों से सावधान रहें और उनके द्वारा फैलाई जा रही फर्जी खबरों से बच के रहें,
क्योंकि बांग्लादेश की आड़ में हमारे प्यारे मुल्क भारत को जलाने की साजिश चल रही है। भारत के बड़े बड़े नेता कट्टरवादी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दुनिया को यह मैसेज जाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। इसमें डिबिया भी आई है आगे। जी हाँ, जो पूरी दुनिया के हर बीमारी के इलाज को बताता है और जो कोरोना की दवाई भी ले आया था और दुनिया भर की तमाम बीमारियों की दवाई बनाने का दावा करने वाला, जो अपनी खुद एक डिब्बी का इलाज नहीं कर पाया, बाबा रामदेव, वो भी सामने आ गए और उन्होंने वही भड़काने वाला काम कि हिंदुओं का साथ गलत हो रहा है। మీరేంటి సార్ ఇక్కడ ఈ కంపెనీ ఏమైనా కొంటున్నారా? వాడు కంపెనీ కొనడం ఏంటి, మతిపోయిందా? बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है और वो भारत के पड़ोस में जिस तरह से उसने दस्तक दे दी है, वह देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहाँ पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो, उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें सुना। अब हकीकत जानिए। बांग्लादेश के बहुत बड़े मौलाना जिनका दबदबा बहुत तगड़ा है, वो उल्टा अपने ही देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को बचाना है, उनके घरों की और धर्म स्थलों की रक्षा करनी। और यहाँ भारत में गोदी मीडिया आपको पूरी तरह से भड़काने में और भारत को आग में झोंकने में लगातार काम पे लगा हुआ है। सुनिए बांग्लादेश के सबसे बड़े आलिम दीन हैं। সংখ্যালঘুদের জান এবং মালের নিরাপত্তা মুসলমানদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমি আমাদের সম্মানিত ফলোয়ার্স এবং দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখতে চাই যে আমাদের প্রত্যেকের যার যার এলাকার সংখ্যালঘুদের জান মাল, তাদের বাসাবাড়ি, তাদের স্থাপনা এবং উপাসনালয়গুলো যেন সকল প্রকার হামলা, সকল প্রকার আক্রমণ এবং দুষ্ট চক্রের সকল অনাচার থেকে মুক্ত থাকে, নিরাপদে থাকে। এই বিষয়ে আমাদের প্রত্যেককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষ করে আমি মসজিদ কমিটির দায়িত্বশীল এবং সম্মানিত ইমাম খতিবদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রাখতে চাই, আপনাদের মসজিদের মাইকে নিজ নিজ এলাকায় ঘোষণা করুন যে আপনাদের এলাকার সকল প্রকার সংখ্যালঘুরা, হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, খ্রিস্টান হোক, তারা প্রত্যেকে যেন নিরাপদে থাকে এবং কেউ যেন কোনোভাবে তাদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার করতে না পারে। কোনো দুষ্ট বা অপরাধী চক্র যদি তাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে চায়, এলাকাবাসী যেন সম্মিলিতভাবে সেটাকে প্রতিহত করে। এ বিষয়ে আপনারা মসজিদের মাইকে ঘোষণা করুন। সেই সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী সহ সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদেরকে আমি অনুরোধ করতে চাই, আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন, আরেকটু কষ্ট করুন। কোনোভাবে সংখ্যালঘুদেরকে অত্যাচার করে, অবিচার করে বা কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সেটাকে উদুরপিণ্ডি বুদুর ঘাড়ে চাপানোর অপচেষ্টা যেন কেউ করতে না পারে এবং আমাদের সকলের এই অর্জনকে যেন কেউ ম্লান করতে না পারে, সেবারে আমাদের প্রত্যেককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এটা হলো এই সময়ের আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো রাখি। सुन लिया। लेकिन गोदी मीडिया के तमाम एंकर और बड़े बड़े चैनल भारत को बांग्लादेश की आग में झोंकना चाहते हैं। जैसे ये चुबिका लियाकत, ध्यान से देखिए, ट्वीट करती है और लिखती है कि वो ऑल आइज ऑन रफा वालों का कोई पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी है या किसी ने स्क्रिप्ट नहीं थमाई।
यानी ये वो रूबी का सियासत है, ये घिनौनी और घटिया और गंदे किस्म की वो महिला है जो गाजा के ऊपर कत्लेआम इजराइल कर रहा है, बच्चों की लाश के टुकड़े बिखर जा रहे हैं। ये उसके खिलाफ तो नहीं बोली, लेकिन इसके सीने में दर्द ये है कि भारत के लोग फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म पर क्यों बोले, और ये कटाक्ष कर रही है, जिस पर रिप्लाई वसीम अकरम त्यागी ने बहुत बढ़िया दिया है। लिखते हैं, देखो तो कौन बोल रहा है, वो महिला जो अपने ही जैसी एक महिला के बलात्कारी दरिंदों को मालाएं पहनाए जाने पर चुप्पी साधे रहती है, वो महिला जो अपने ही जैसे एक महिला के बलात्कारी दरिंदे को अपनी पार्टी की सरकार द्वारा रिहा किए जाने पर उफ तक नहीं कर पाई, वो बोल रही है, वो बोलेगी। और हाँ, रूबी का लियाकत, तुम वही हो ना, मानवता के दुश्मन जियोनिस्टों के पैरोल पर फिलिस्तीनियों की शहादत पर ठहाका लगाकर आई। तुम्हें न राफा पर बोलने का हक है, न ढाका पर। तुम अपनी तथाकथित डिबेट में मुर्गा लड़ाओ। अब